गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के ऊपर कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं उसके बारे में। और यह जो वीडियो है यह श्रम निरीक्षक के लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ में अगर आप छात्रावास अधीक्षक का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी CGPSC या व्यापम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यहाँ से प्रश्न 101% बनने के चांसेस है। क्यों? इस वजह से क्योंकि इसमें हम छत्तीसगढ़ी भाषा से जो प्रश्न आते हैं वो तो देखेंगे ही, साथ में जो साहित्यकार हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो जरूर से आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर सेशन समझ आता है तो लाइक कमेंट करके जरूर से बताएं। बस इतना ही है कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सभी को इसका फायदा मिलना चाहिए। क्लियर? चलिए अब देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। छत्तीसगढ़ में छोटा तालाब को क्या बोलते हैं? तो बताइए, छत्तीसगढ़ी में जो छोटा तालाब होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आप सबको पता है छत्तीसगढ़ी में जो छोटा तालाब होता है उसको हम डबरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसको डबरा कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है तमकना। तमकना का मतलब क्या होता है? तो छत्तीसगढ़ी में क्रोधित होना को ही तमकना कहा जाता है। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, देखिए। कलेवा का अर्थ क्या होता है? तो कलेवा का अर्थ होता है पकवान। आप सभी ने सुना होगा गढ़ कलेवा, जैसे कि रायपुर में गढ़ कलेवा है। तो गढ़ कलेवा में मिलता क्या है? तो गढ़ कलेवा में छत्तीसगढ़ी व्यंजन मिलते हैं, जैसे कि अंगाकर रोटी हो गया, जो मतलब एकदम छत्तीसगढ़िया लोग खाते हैं वो सारा व्यंजन आपको गढ़ कलेवा में मिलता है। तो यहीं से आपको आंसर ले लेना है कि कलेवा का मतलब क्या होता है? पकवान होता है। चीजें क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ये रहा आपका प्रश्न। ठीक है, बोला जा रहा है सुरता के चंदन ये किसकी रचना है? तो बताइए, सुरता के चंदन ये किसकी रचना है? जब मैं करंट अफेयर का क्लास लेती हूँ तो उसमें स्टार्टिंग में मैं एक साहित्यकार को जरूर रखती हूँ, तो उसी साहित्यकार के क्रम में मैंने सुरता के चंदन के बारे में भी आप लोगों को बताया हुआ था। तो सुरता के चंदन ये किसकी रचना है भाई? तो यह है आपके हरि ठाकुर की रचना। हरि ठाकुर जी की और कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि एक है आपका लोहे के नगर। ठीक है, याद रखेंगे ये जो मैं आपको साहित्य बता रही हूँ ना, ये एग्जाम में पूछे गए हैं ना। तो हरि ठाकुर की ही रचना है सुरता के चंदन, वहीं पर एक रचना है इनकी लोहे के नगर। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है वीर नारायण सिंह, ये भी इन्हीं की एक रचना है, और जय छत्तीसगढ़ करके भी एक इनकी रचना है। ठीक है, तो ये चारों रचनाएं किसकी हैं? तो ये चारों के चारों जो रचनाएं हैं वो हरि ठाकुर जी की है, आपको याद रखना है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। कौन सी रचना नंद किशोर तिवारी की है? क्या बोला जा रहा है? कौन सी रचना नंद किशोर तिवारी जी के? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। इसमें से जो परेमा है यह क्या है? यह जो है नंद किशोर तिवारी जी की रचना है। कौन सी? परेमा। याद रखना है आपको, परेमा यह किसकी रचना है? तो नंद किशोर तिवारी जी की रचना है। इसके अलावा कुछ और रचनाएं हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि लोकाक्षर। लोकाक्षर, ठीक है, याद रखना है लोकाक्षर, ये भी किसकी रचना है? तो ये भी आपके नंद किशोर तिवारी जी की ही रचना है। शिवायन, शिवायन किसकी रचना है? तो जो शिवायन है ये नरसिंह दास वैष्णव जी की रचना है, आपको याद रखना है। वैसे थरहा की अगर हम बात कर लें तो जो थरहा है वो नरेंद्र वर्मा की रचना है। नरेंद्र सिंह वर्मा नहीं बोल रही हूँ ना मैं, ये दोनों अलग अलग बातें हो जाती हैं। देखो, नरेंद्र वर्मा अलग है और नरेंद्र सिंह वर्मा अलग है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। जो थरहा है वो नरेंद्र वर्मा की रचना है ना, और मैंने शिवायन का क्या बताया? नरसिंह दास वैष्णव, नरसिंह दास वैष्णव याद रखना है आपको। और परेमा किसकी रचना है? तो नंद किशोर तिवारी जी की रचना है, मैंने अभी आपको बताया। आरुग फूल किसकी रचना है? तो जो ये कुल नहीं होगा, ये फूल होगा। ठीक है, आरुग फूल ये भी आपके नरेंद्र वर्मा की ही रचना है। आरुग फूल से एक और प्रश्न बन जाता है जो आपको याद रखना है कि आरुग फूल को ये जो बनाया गया है ना रचना, ये जो है देवदास बंजारे पर केंद्रित रचना है। ठीक है, और इस रचना के लिए माधव और सप्रे सम्मान से भी इसको सम्मानित किया गया है। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। नरेंद्र वर्मा जी की रचना है। आरुग फूल नहीं, फूल याद रखेंगे, ये फूल है। ठीक है, जो कि देवदास बंजारे पर केंद्रित है पूरी तरीके से। और इसके अलावा इसको कौन सा सम्मान मिला है? तो माधव और सप्रे सम्मान से भी इसको सम्मानित किया गया है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। बोला जा रहा है ऋतु वर्णन किस प्रसिद्ध साहित्यकार की रचना है? क्या बताया जा रहा है? ऋतु वर्णन किस प्रसिद्ध साहित्यकार की रचना है? तो आप याद रखेंगे ये जो ऋतु वर्णन है ये आपके निरुपमा शर्मा की रचना है। किसकी रचना है? निरुपमा शर्मा की रचना है। निरुपमा शर्मा बहुत ही प्रसिद्ध क्या है? साहित्यकार हैं, आपने ध्यान रखना है इनका नाम। ऋतु वर्णन किसकी रचना है? तो निरुपमा शर्मा की रचना है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, खोर बहरा तोला गांधी बनाबो। देखो ऐसे प्रश्न जब मिलते हैं ना, जब यूनिक प्रश्न मिलते हैं तो आप लोग को ऐसे प्रश्न को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में अभी फिलहाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो खोर बहरा तोला गांधी बनाबो ये किसकी रचना है? तो ये राजेंद्र सोनी की रचना है। याद रहेगा क्या आपको? राजेंद्र सोनी ये क्या बोल रहे हैं? तो इनका कहना है कि खोर बहरा तोला का बनाबो? गांधी बनाबो।
बनाबो। लखनलाल गुप्ता के बारे में आप सब जान ही रहे हैं, इनकी एक फेमस रचना है क्या, चंदा अमृत बरसई के, याद आया क्या। और लोचन प्रसाद, इनके बारे में तो सब जानते हैं। बिहारी लाल साहू के बारे में याद रख सकते हैं, इनकी भी एक रचना है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्या है, तो सूरज पोटारिस अंधियार। क्या बोला जा रहा है, सूरज पोटारिस अंधियार, ठीक है। ये बिहारी लाल साहू जी की रचना है। लखनलाल गुप्ता की एक बार फिर से याद दिला दूं, चंदा अमृत बरसई की, इन्हीं की रचना बहुत बार पूछा गया। और फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन में है, खुरबहरा तोला गांधी बनाबो, ये किसकी रचना है, तो ये बोल रहे हैं आपके राजेंद्र सोनी जी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नरेंद्र देव वर्मा की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है भाई, तो कमायनी। ये जो है नरेंद्र देव वर्मा की रचना नहीं है, तो किसकी रचना है। अगर कमायनी नरेंद्र देव वर्मा की रचना नहीं है तो किसकी रचना है बताइए, तो यह आपके गजानंद माधव की रचना है। याद रखेंगे, जिसको याद नहीं है याद रख लीजिए, यह गजानंद माधव की रचना है, ठीक है। और यहीं पर से कुछ और प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि अपूर्वा किसकी रचना है, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन से आपको समझ आ गया होगा कि अपूर्वा, सुबह की तलाश, मेला गुरु बनई लेते, ठीक है, मेला नहीं ये मोला होगा, ठीक है, मोला गुरु बनई लेते, ये सारे किसकी रचना है, नरेंद्र देव वर्मा की। जब मैं साहित्यकार वाला क्लास ली थी तो मैंने ट्रिक के माध्यम से नरेंद्र देव वर्मा की जो रचनाएं हैं उनको आप लोगों को याद करवाया था, तो ट्रिक मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ एकदम फटाफट से, ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए। हुआ क्या था एक्चुअली, नरेंद्र देव वर्मा जी सुबह सुबह उठे, तो जब वो सुबह सुबह उठे तो अपने घर के जस्ट सामने में उनको एक लड़की दिखी। लड़की का क्या नाम था, तो लड़की का नाम था अपूर्वा। जब ये सुबह सुबह उठे तो अपने घर के जस्ट सामने में उनको एक लड़की दिखी, लड़की का क्या नाम था, अपूर्वा। तो अपूर्वा को देखकर नरेंद्र देव वर्मा क्या बोलते हैं, नरेंद्र देव वर्मा ने बोला कि मोला गुरु बना ही लेते, ए ओ नोनी अपूर्वा, मोला गुरु बना ही लेते, ठीक है, तो मोला गुरु बना ही लेते। तो अपूर्वा उसके तरफ देखती है। अब सडनली किसी लड़की को आप ऐसा बोलोगे तो अपूर्वा क्या बोलेगी, भागे मेरे ले, नहीं तो तोला ढेला में मार हूँ। आगे क्या समझ में, तो यहीं से आप याद रखेंगे एक और रचना इनकी, ढोला मारू, भागे मिलने नहीं तो थोड़ा ढेला में मारूं, ऐसा बोलती है अपूर्वा। तो इस प्रकार से इनकी रचनाएं आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो नरेंद्र देव वर्मा की क्या रचना है, तो अपूर्वा को क्या बोले, मोला गुरु बना ही लेते, तो क्या बोलती है, ढेला में मारू तोला, ठीक है। और सुबह सुबह उठ करके वो देख रहे हैं, इसलिए सुबह की तलाश भी आप याद रख सकते हैं। तो यह एक रचना है नरेंद्र देव वर्मा की। इस प्रकार से ट्रिक से याद करने में थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती है हमारी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, छत्तीसगढ़ में भेड़िया को क्या कहते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया, मिसप्रिंट हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये है भेड़िया। तो छत्तीसगढ़ी में भेड़िया को क्या कहते हैं जी, तो छत्तीसगढ़ी में भेड़िया को हुर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हुर्रा कहा जाता है। याद रहेगा, ये कितने लोगों को पता था, कमेंट करके मेरे को बताना किसको किसको पता था कि भेड़िया को छत्तीसगढ़ी में हुर्रा कहा जाता है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। सारस को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, तो सारस को छत्तीसगढ़ी में कोकड़ा कहते हैं, बहुत लोगों को पता है ये प्रश्न। नेक्स्ट है, कुंवार हिंदी के कौन से महीने को कहा जाता है। देखो जिसको जिसको हिंदी में महीनों के नाम याद नहीं है ना, जरूर से याद कर लेना, है ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न छत्तीसगढ़ी भाषा अगर आ रहा है आपके सिलेबस में, मतलब ऐसे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो जिनको जिनको हिंदी में महीनों के नाम याद नहीं हो जरूर से याद कर ले, ठीक। तो कुंवार को क्या कहा जाता है, तो देखो सबसे पहले चैत्र होता है, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ठीक है। तो अश्विन जो है ना, इसे ही आपका कुंवार कहा जाता है, तो याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, खीर के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो खीर के लिए छत्तीसगढ़ी में तस्मई शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या कहते हैं भाई, तस्मई कहा जाता है। हालांकि आजकल छत्तीसगढ़ में भी सब खीर खीर ही बोलते हैं, पहले के लोग बोला करते होंगे, है ना। तो तस्मई, खीर के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सा है, तस्मई है। तो यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, देखो संगवारी कौन से समाचार पत्र में प्रकाशित होता है। इस प्रश्न का मतलब पहले मैं आपको समझा दूं। एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, जो समाचार पत्र जितने भी प्रकाशित हो रहे हैं उनमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में भी चीज़ें अलग से मतलब जगह दिया जाता है। उस न्यूज़पेपर में एक टॉपिक के बारे में छापने के लिए एक जगह दिया ही जाता है, और हर समाचार पत्र के लिए एक एक टॉपिक डिसाइडेड है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है, जो संगवारी टॉपिक है ना, ये कौन से समाचार पत्र में प्रकाशित होता है। तो याद रखेंगे, यह जो संगवारी टॉपिक है ये दैनिक भास्कर में प्रकाशित होता है। किसमें प्रकाशित होता है, तो यह दैनिक भास्कर में प्रकाशित होता है। वैसे ही अगर मैं देश बंधु की बात कर लूं, तो देश बंधु जो समाचार पत्र है इसमें मड़ई टॉपिक, मड़ई, ठीक है, याद रखेंगे, मड़ई जो टॉपिक है यह प्रकाशित होता है। वैसे ही अगर मैं नव भारत की बात कर दूं, तो नव भारत में गुड़ी के गोट, याद रखेंगे, गुड़ी के गोट, यह जो टॉपिक है यह प्रकाशित होती है, गोठ,
ठीक है। और वहीं पत्रिका की अगर मैं बात कर लूँ तो पत्रिका में पहल नामक एक टॉपिक प्रकाशित होता है। तो अभी ये किया जा रहा है, ठीक है, ट्रेंड में चल रहा है। समाचार पत्र जितने भी उसमें एक एक टॉपिक को बांट दिया गया है कि उसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो उसी में जो संगवारी है वो नवभारत में जो संगवारी है वो दैनिक भास्कर में प्रकाशित होता है। वैसे जो देशबंधु है इसमें मड़ई टॉपिक होता है, पत्रिका में पहल होता है। और वहीं अगर नवभारत की बात कर दूं तो गुड़ी के गोठ आपको याद रखना है। चीजें क्लियर हमारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियो पत्रिका मोर भुइयां के संपादक कौन है? तो याद रखेंगे रेडियो पत्रिका, यह जो पत्रिका है मोर भुइयां, इसके संपादक कौन है? तो आपको याद रखना है इसके संपादक हैं आपके श्याम वर्मा। तो रेडियो पत्रिका मोर भुइयां के संपादक कौन है? तो वो है आपके श्याम वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन राजभाषा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो आपको याद रखना है इनमें से कौन राजभाषा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो विमल कुमार पाठक, देखो इसका अगर थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी रहता ना तो आप बहुत आराम से इसका आंसर ले सकते थे, ठीक है। तो विमल कुमार पाठक जी कभी भी राजभाषा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। और अगर वहीं पर मैं श्यामलाल चतुर्वेदी जी की बात कर लूँ तो ये तो पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति हैं भाई, और साथ में राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष भी हैं। तो यह पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। कौन किसकी बात कर रही हूँ मैं? तो श्यामलाल चतुर्वेदी जी की बात कर रही हूँ। चीज़ें हमारी क्या यहाँ तक क्लियर हो चुकी हैं? चलिए आगे बात करते हैं। तो कौन नहीं थे अध्यक्ष? तो विमल कुमार पाठक, ये कभी भी राजभाषा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। दूर देश में मैके तोर, गांव गांव ससुरार, गली गली तोर डौका खड़े, घर घर तोर परिवार। अब देखो हम पहुंच चुके हैं मुहावरा और लोकोक्ति की तरफ, ठीक है। अब पहले पूछा जा रहा है आपसे, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो बोला क्या जा रहा है? दूर देश में मैके तोर, गांव गांव ससुरार, गली गली तोर डौका खड़े, घर घर तोर परिवार। तो इसका मतलब होता है गली गली तोर डौका खड़े का मतलब है खंभा, जगह जगह पर खंभा खड़ा होता है ना, तो इससे रिलेटेड आपको लेना है। और घर घर तोर परिवार मतलब हर घर में तेरे को जाना है, तो किसको जाना है? बिजली को जाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिजली हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। चारा रहत ले चर बोकरा, चारा सिरागे था मर बोकरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? दिया हो जाएगा। जब तक तेल है तब तक जलोगे, तेल खत्म उसके बाद फिर तुम भी खत्म, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। तरी पचरी ऊपर पचरी, बीच माँ मोंगरी मछली। बढ़िया है ना, मजेदार है, देख लो। तो तरी पचरी ऊपर पचरी, बीच माँ मोंगरी मछली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीभ, ठीक है। मछली के जैसे चलते रहता है ना, चपड़ 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 दिन भर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जांगर के चलत ले, इसका मतलब क्या है? छत्तीसगढ़ी में एक्चुअली यह जो वर्ड है ना हमारे दादी मम्मियों लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जांगर के चलत ले मतलब क्या होता है? जांगर के चलत ले मतलब स्वयं पर भरोसा। बोलते हैं ना हमारे जांगर है, हम कमा के खा ले, वो हम भीख मांग के खा ले, वो जांगर रही था। मतलब क्या कि मुझको खुद पर भरोसा है, मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर शक्ति है, तो मैं खुद कर सकती हूँ, है ना। तो स्वयं पर भरोसा की ये बात करता है। आगे बात करते हैं। ये देखो, हिजगा माँ बाबू नहीं जन्मे, ये भी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ज़्यादा जो हमारे गांव के सियानीन लोग हैं, है ना, बुजुर्ग लोग हैं, उनके द्वारा ये प्रयोग किया जाता है। क्या बोलते हैं? हिजगा माँ बाबू नहीं जन्मे। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी के यहाँ बाबू जन्म गया, ठीक है, तो ये नहीं है कि तुम उसको देख करके हिजगा करोगे कि मोरो बाबूच हो, तो बाबूच तो नहीं हो सके ना। वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि हिजगा माँ बाबू नहीं जन्मे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नकल से महानता कभी नहीं मिलती है। आप बोलोगे कि वो महान हो गया तो उसका नकल करके मैं भी महान हो जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता है। महानता आपको सिर्फ आपके कर्म और आपके मेहनत से मिलेगी। आगे ना अपने को समझ में। चलिए आगे बात करते हैं। इसीलिए ना जैसे हो आप वैसे रहो, बी रियल, ठीक है। किसी की कॉपी कट मत बनिए, आप जैसे हैं बेहतरीन हैं। किसी की कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। किसी की बातचीत करने का तरीका, किसी के पढ़ाने का तरीका, ये कॉपी करने का कोई मतलब नहीं। आप जैसे हो अपने आप में सुधार करो, अपने तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं बस, और किसी के तरीके से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। उधार के खवई भूरी के तपई का क्या अर्थ है? ये भी बढ़िया प्रश्न है, देख करके बताइए। उधार के खवई और भूरी के तपई, इसका मतलब पहले मैं आपको समझाती हूँ। कर्जा ले रहे हो तुम, ठीक है, कर्जा ले रहे हो और कर्जा लेकर के तुम बोलोगे भूरी के तपई मतलब पैरा में आग जला करके तुम ताप रहे हो। कब तक तापोगे? पैरा कितने टाइम तक चलेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, उससे ज़्यादा 20 मिनट, उसके बाद फिर तो आखिर वो बुझ ही जाएगा ना। समझ रहे हो? इसका मतलब यही है कि उधारी के खवई, उधार कर्जा में लेकर के तुम कितने दिन तक सुख से रह सकते हो? क्षणिक भर का सुख, सिर्फ 2 मिनट का सुख ही तुमको मिलेगा अगर तुम उधार में रह करके करते हो। तो आया क्या आपने को समझ में? तो उधार के खवई और भूरी के तपई, इसका मतलब यही है, क्षणिक सुख के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चीजें क्या हमारी क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। दशानन किस प्रकार का समास है? बताइए, दशानन किस प्रकार का समास है? तो यह बहुब्रीहि समास है। देखो यहाँ इसके लिए भी मैंने समास के टॉपिक पर वीडियो बनाया था। एक तो शब्दों के ऊपर ही जो शब्द आ जाता है, जैसे कि 1 से ले करके 9 तक अगर हम गिनती करते हैं, ठीक है, तो वो आपके कौन से समास के अंतर्गत आ जाता है? वो आपके द्विगु समास के अंतर्गत आ जाता है। बहुब्रीहि समास का मतलब क्या होता है कि जिसका नाम सुनते ही हमको तीसरे व्यक्ति का नाम याद आ जाए। जैसे दशानन मैंने बोला, तो दशानन सुनते ही आपको रावण का याद आया कि नहीं आया? तो वह आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला
बोल रहा है भालू का बहुवचन क्या होगा। तो यह प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, बताओ जल्दी से कि भालू का बहुवचन क्या होगा। तो जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के लिए हम क्या बोल देंगे, वो आदमी मन ऐसे कहत रही है, ठीक है, वो जनमानस मन ऐसे कहत रही है। लेकिन भालू के लिए आप क्या बोलोगे, भालू मन बोलोगे, सब्बो भालू बोलोगे, या भालूच भालू बोलोगे, नहीं बोल सकते है ना। तो भालू के लिए हम सिर्फ भालू शब्द का ही प्रयोग करते हैं, हमेशा याद रखना। भालू का बहुवचन क्या होगा, तो भालू का बहुवचन भालू ही होगा। वैसे ही एक और शब्द होता है कुरिया, ठीक है, कुरिया। कुरिया मतलब छत्तीसगढ़ी में हम कुरिया एक रूम को कहते हैं, ठीक है। और पूछे कि कुरिया का बहुवचन क्या होगा, तो क्या बोलोगे, कुरियच कुरिया, नहीं हो सकता। तो कुरिया का बहुवचन भी कुरिया ही होगा, जैसे भालू का बहुवचन भालू ही होगा वैसे ही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बोल रहा है पटवारी का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो बताइए, जो लेडी पटवारी होती है ना उसको पटवारी नहीं कहा जाता है, उसको पटवर्णिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पटवर्णिन कहा जाता है। हमारे गाँव साइड क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़िया में जो गाँव रहते हैं ना, वहाँ अगर पटवारी की बीबी है तो उसको भी पटवर्णिन कहते हैं। देखा था सो पटवर्णिन के पावर, समझ रहे हो ना। तो वही बताया जा रहा है कि पटवारी का स्त्रीलिंग क्या होता है। कभी भी पटवारनिन मत कर देना, पटवर्णिन कर देना। छत्तीसगढ़ी में कुछ मात्राएं स्किप हो जाती हैं, है ना। तो पटवर्णिन ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कोरकू कौन से भाषा का शब्द है, देख करके बताइए कोरकू कौन से भाषा परिवार का शब्द है। तो इसके लिए अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैप बना दूं कुछ इस प्रकार से, तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी, किस लिए, क्योंकि जो भाषा परिवार होता है वो 3 प्रकार का भाषा परिवार होता है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है, ऊपर सबसे ऊपर छत्तीसगढ़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में कौन सी भाषा रहती है, तो यहाँ पर आर्य भाषा परिवार रहता है। बेटा कौन सा भाषा परिवार रहता है, आर्य भाषा परिवार रहता है। और यहाँ पर अपवाद की अगर मैं बात कर लूँ तो जो उराव है, ठीक है, जो उराव है ये एक्चुअली में द्रविड़ भाषा परिवार का है, पर वो कहाँ निवास करता है, ये सरगुजा साइड, मतलब ऊपर वाले छत्तीसगढ़ के ऊपर वाले एरिया में निवास करता है। तो अपवादों को तो आपको याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली में ये है कहाँ का, तो जो उराव है वो द्रविड़ भाषा परिवार का है। याद रखना जो मैं बता रही हूँ, जो उराव है वो द्रविड़ भाषा परिवार का है, लेकिन ये रहता कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ के ऊपर की ओर निवास करता है। और ऊपर में एक्चुअली में भाषा परिवार कौन सा निवास करता है, तो आर्य भाषा परिवार ऊपर में रहती है। वहीं बीच में कौन सा भाषा परिवार रहता है, तो बीच में आपका मुंडा भाषा परिवार रहता है, ठीक है। नीचे में आपका द्रविड़ भाषा परिवार रहता है। तो द्रविड़ भाषा परिवार के भी अपवाद है, जैसे कि नीचे साइड पर आपके बस्तर वाले एरिया में भात्री जनजाति पाई जाती है ना, हल्बी जनजाति पाई जाती है। ये दोनों पाया जरूर जाता है दक्षिण साइड पर एक्चुअली में कौन से भाषा परिवार के सदस्य हैं, ये जो है आर्य भाषा परिवार के सदस्य हैं। पर निवास किधर करते हैं, ये द्रविड़ भाषा परिवार में निवास करते हैं। आया कि आपने को समझ में। तो ये अपवाद वाले टॉपिक है ना, जो अपवाद वाले प्रश्न है वो जरूर से आते हैं, आपको ध्यान रखना है। और अगर इस टॉपिक को एकदम डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं जनजाति की क्लास ले आऊँगी, लेकिन अगर मैक्सिमम बच्चों को चाहिए तभी लेकर के आऊँगी। तो जिन जिन बच्चों को जनजाति की क्लास चाहिए कॉमेंट करके जरूर से बताएं, फिर उसको डिटेल से पढ़ना हम चालू करेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का क्लास नहीं हुआ है भाई, अभी ऑफ, अभी बचा हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ी में लगभग कितनी बोलियां बोली जाती है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ी में लगभग 93 बोलियां या फिर भाषाएं बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी बोली या कितनी भाषाएं बोली जाती हैं बेटा, 93। याद रहेगा क्या, 93 कितने, 93 कितने, 93। उसके बाद देखो छत्तीसगढ़ को कौन से अनुसूची में डालने का प्रयास चल रहा है, यह क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि जो छत्तीसगढ़ है या छत्तीसगढ़ी है, इसको कौन सी अनुसूची में डालने का प्रयास चल रहा है, 8वीं अनुसूची में, 9वीं में, 10वीं में या फिर 7वीं में। जल्दी से कमेंट करके मेरे को यूट्यूब में बताना है। और साथ में ये भी कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके लिए भी यह जो है यूजफुल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।